हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी में। और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पवन राव सर और राजेश नेहरा सर की जो बुक है या फिर इनके द्वारा जो पेड पीडीएफ चलता है उनमें से मैंने कवर किया हुआ है। और आपको बता दें दोस्त कि एक से लेकर के, हालांकि पवन राव सर की जो पीडीएफ है उसमें आपको 400 से ज़्यादा सवाल मिलते हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। तो उसमें से शुरू के जो 20 क्वेश्चन है उसको मैंने कवर किया है, और 20 क्वेश्चन में भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है। और आपको बेसिक के साथ ट्रिकी अप्रोच भी मैंने बताया है, तो आप एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप देखने के बाद ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सीरीज पूरी चले और सारे क्वेश्चन इसमें के सॉल्व किए जाएँ, ठीक है। तो ये अगर आप सीरीज़ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 2011 से और 2018 तक मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन के, वो सारे तो आपके कवर हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ और भी जो सीडीएस में आए हुए पेपर हैं, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चन कैट के भी इसमें शामिल हैं, आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा पवन राव सर से या फिर राजेश नेहरा सर से या फिर मदर्स एजुकेशन हब में ही आप लोग पढ़े होंगे कोई भी, तो उनको पता होगा कि क्या लेवल रहता है इनके क्वेश्चंस का, ठीक है। या फिर आप वीडियो देखोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में क्वेश्चंस का क्या लेवल है और सोल्यूशन कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सोल्यूशन आपको बेसिक से तो मिलेगा ही, जो सर द्वारा सोल्यूशन दिया गया है बुक में वो तो सोल्यूशन मिलेगा ही, साथ में मैं भी कुछ स्मार्ट अप्रोचेज आपको बताऊंगा जिससे आपको सोल्यूशन करने में या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि शुरू में कुछ आसान क्वेश्चन है, फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ से वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाई जाए या नहीं, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर से इंतजार रहेगा, तो आप ज़रूर से कमेंट करना वीडियो देखने के बाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें दोस्त, पहला सवाल अपने सामने आ चुका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है अपने पास कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी है, वो एक स्क्वायर है जिसके अंदर ओ एक बिंदु है, यानी कि ओ कोई भी पॉइंट है। आपको ए थ्री का वैल्यू बतानी है। ए थ्री क्या है यहाँ पे? ए थ्री जो है ये ए ओ बी का एरिया है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है ए थ्री, वही आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले एक थ्योरम याद कर लो, जैसे कि अगर कोई स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, वर्ग हो या आयत हो, दोनों में ही ये चीज़ चलता है, आप ध्यान रखिएगा। वर्ग या आयत में अगर आप उसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही काट के डिवाइड करो, आप इसको इसी तरह से भी डिवाइड कर सकते हो कि ये कोई पॉइंट है तो आपने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको 4 अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो जब भी ऐसे 4 अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, और अगर ये ए1 है, ये ए2 है और ये ए3 है अपने पास, और ये ए4 है, ये ए1 ए2 ए3, ये चारों एरिया को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आमने सामने वाला जो एरिया है उसका योग बराबर होता है, यानी कि आप बोलेंगे ए1 और ए3 का जो जोड़ होगा वो ए2 और ए4 के जोड़ के बराबर होगा। और यहीं पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें से। तो देखो 12 और प्लस में ए3, यानी कि ये हो गया 12 प्लस ए3, और दूसरे साइड में क्या होगा? ए2 प्लस ए4, यानी कि 24 और 25, 24 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 49, यानी कि अपने पास ए3 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 37, यानी कि 37। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना सही उत्तर है। तो देखिए शुरू में मैंने एक आसान ही सवाल लिया है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि पूरी वीडियो में आसान सवाल भरा हुआ है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, कम से कम पहली वीडियो है ये जिसमें मैंने पवन राव सर की बुक को सॉल्व की हुई है, ठीक है, या फिर कर रहा हूँ। तो आप इसको लास्ट तक देखो, आपको क्वेश्चन के लेवल का और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके का पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। वैसे जिन्होंने मदर्स एजुकेशन हब या फिर पवन राव सर से या फिर राजेश नेहरा सर से पढ़ा होगा उनको तो पता है कि उनके बुक्स में या फिर उनकी पीडीएफ्स में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है और कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं उसे। आप जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं जल्दी से। देखिए दूसरे सवाल में क्या है हमारे पास। दूसरे सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पे कि ए बी सी डी, यहाँ पर भी एक वर्ग है जिसके अंदर ओ कोई पॉइंट है, यानी कि पिछले जैसा ही केस है, ठीक है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ओ उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है। ओ ए की, ओ सी की, ओ बी की आपको वैल्यू दे रखी है और ओ डी बतानी है। तो आप ये ध्यान रख लो कि चाहे ये स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, यानी कि ये वर्ग हो या फिर आयत हो, यहाँ पे अगर ओ उसके अंदर का कोई पॉइंट है तो आप सीधे कहो देखो कि ओ से डी का स्क्वायर, बहुत ध्यान से बात समझना, ओ से डी का स्क्वायर और फिर ओ से बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ओ से ए के स्क्वायर और फिर ओ से सी के स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये काफ़ी जरूरी
फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप कहें तो मैं इसको सिद्ध करके भी दिखा सकता हूँ, इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सिद्ध करवाना तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा कभी दोस्त आपसे। ये डायरेक्ट चीज़ पूछी जा सकती है, इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है मेंस के पेपर में, या फिर प्री के पेपर्स में भी पूछा जा सकता है कि ABCD या एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है, और वो उसके अगर कोई अंदर कोई पॉइंट है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये सारे ऑप्शन दिख सकते हैं और ऐसा सवाल आ सकता है डायरेक्टली भी फॉर्मूला बेस्ड, तो वैसे में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, देखो OD तो हमें ज्ञात करना है, तो OD को हम छोड़ लेते हैं, x लिख लेते हैं OD के बदले, प्लस OB, हमारे पास OB की वैल्यू है सवाल में 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया। दूसरी तरफ OA कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और OC 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 9 25, 25 में से 4 जाएगा तो 21, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी ये आएगी √21, ठीक है। यानी कि √21 ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो आपको यहाँ पर जो थ्योरम्स दिए गए हैं वो आपको जरूरी है याद करना है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हर एक क्वेश्चन में जो थ्योरम आएगा मैं आपको उसे जरूर समझाऊंगा, और अगर आप इन थ्योरम्स को याद रख सकते हैं तो एडवांस मैथ में कभी आप नहीं फंसोगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं, तीसरे नंबर सवाल में, और देखते हैं तीसरा नंबर क्या। अब देखिए, जैसे तीसरा नंबर जो सवाल है हमारे पास दोस्त, इसमें आपको बोला गया है कि यदि किसी वर्ग PQRS के मध्य बिंदु को मिलाया गया, ठीक है, यानी कि कोई वर्ग है PQRS, इसके मध्य बिंदुओं को यहाँ पे लिखना चाहिए, एक्चुअली में मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, ABCD इसके मध्य बिंदु हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिला करके एक स्क्वायर बना दिया गया है, फिर उसके मध्य बिंदुओं को मिला करके MN और XO एक और स्क्वायर बना दिया गया है। सीधा सीधा आप बात समझो तो बाहर वाला भी एक स्क्वायर है, उसके अंदर ABCD जो है वो मध्य बिंदु हैं जिनको मिलाकर स्क्वायर बनाया गया है, फिर ABCD के अंदर भी MNO और X मध्य बिंदुएं हैं, इनको भी मिला के एक स्क्वायर बनाया गया है। तो ऐसे में आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर बड़े वाले स्क्वायर का यानी कि PQRS का एरिया 64 है, तो सबसे अंदर वाले स्क्वायर यानी कि MNO और X, इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा यानी कि विकर्ण क्या होगा। यहाँ पे विकर्ण पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल में विकर्ण ही पूछा जाए, एरिया भी उसका पूछा जा सकता है या फिर साइड भी पूछा जा सकता है, तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला बात कि अगर ऐसे सवाल को आप काफ़ी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आप ध्यान रखें। जो लोग सर की बुक पढ़े हुए हैं या सर से ऑलरेडी पढ़े हैं वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो सर के तरीके से मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर से ध्यान से देखिएगा सारे सॉल्यूशंस को और सारे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे क्या है अपने पास कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ABCD अगर एक स्क्वायर है और अगर इसके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके कोई छोटा स्क्वायर उसके अंदर ड्रॉ कर रहे हो, तो हमेशा ये जो छोटा वाला स्क्वायर है अंदर वाला, इसका जो एरिया होगा वो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया का हाफ होता है, ये ध्यान रखना। अगर बड़े वाला का साइड A है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी उसका एरिया कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, और उसका हाफ होगा इसके अंदर वाले का। अब अगर इसके अंदर भी आप मिड पॉइंट्स को जोड़ करके और एक मान लो इसके अंदर भी मिड पॉइंट्स को मिलाकर मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, तो आप बोलें कि अभी जो नया स्क्वायर बना है वो इसके ऊपर वाले जिसके मिड पॉइंट को हम मिलाए हैं, ठीक है, उसके स्क्वायर का यानी कि एरिया का आधा होगा। तो ऊपर वाले का एरिया हमने कितना निकाला था, A²/2, इसका भी ये आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा A²/4। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अगर आप ये बात नहीं समझें तो भी कोई बात नहीं है, अभी आप सोल्यूशन देखेंगे तो बात समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको दोस्त, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर हमें बड़े वाले का एरिया यानी कि PQRS का एरिया हमें पता है कि PQRS का एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे कि इसका एरिया है 64। अब अगर मैं बात करूँ कि PQRS के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा कौन सा स्क्वायर बना है, तो आप बोलेंगे ABCD बना है। ये 64 था और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है ABCD, ठीक है, और ABCD वालों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है MN और OX। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 64 है तो उसके मध्य बिंदुओं से मिलाया गया जो मिलाने से बना है यहाँ पे स्क्वायर, वो उसका एरिया जो होगा वो बड़े वाले का हाफ होगा, यानी कि 64 का आधा होगा 32, और फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिला करके जो स्क्वायर बनाया गया है उसका एरिया इसके ऊपर वाले का आधा होगा, यानी कि 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। अब जो अंदर अपने पास MNXO है, अगर इसका एरिया 16 है तो साइड कितना होगा दोस्त, साइड स्क्वायर होता है एरिया, यानी कि A का स्क्वायर अगर 16 है तो A कितना हो जाएगा 4, और अगर A 4 है तो हमसे पूछ क्या रहा था इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, तो विकर्ण होता है √2 और इंटू में साइड, तो √2 इंटू में ये 4 रखेंगे तो ये 4 √2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन A जो है वो सही उत्तर है। और ऐसा सवाल CGL
मेंस में 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आपने सीजीएल मेंस में जो ज्योमेट्री आई थी उसका मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। 2011 से और 2018 तक जितने भी मेंस में ज्योमेट्री पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखें भाई, अभी हमारे पास जो सवाल आया है अगला, इसमें आपको दिया गया है कि ABCD जो है वो वापस एक स्क्वायर ही है, यानी कि वर्ग है। इसके मध्य बिंदु P तथा Q है, यानी कि यहाँ पे P जो है ये मिड पॉइंट है, Q जो है वो भी मिड पॉइंट है, और आपको B से F की लेंथ दी हुई है 2 और B से D की लेंथ, यानी कि हमें विकर्ण बताना है, डायगोनल बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये बात याद भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर इजिली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है अपने पास, ध्यान से देखना, DF और C, DFC त्रिभुज में P चूंकि मिड पॉइंट है तो इस हिसाब से हम कहेंगे E भी मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि किसी भी त्रिभुज के अंदर ये अगर मान लो A है, B है और C है, और अगर BC के समांतर मैंने एक लाइन खींच दिया जिसका नाम हम रख लेते हैं DE। अब DE में से अगर कोई भी एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट हो जाता है, यानी कि D अगर मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट हो जाता है AC का। D अगर AB का मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली किसका, AC का। लेकिन ये कब होगा, जब DE जो है वो पैरेलल हो किसके, BC के। तो मैं यही बात आपको यहाँ पे समझा रहा था कि इस सवाल में आप देखोगे कि मैं जो अभी ये डायग्राम में लाइन खींच रहा हूँ इसमें आप देखोगे कि F से C तक जो है ये EP के पैरेलल है। ठीक है, और अगर ये EP के पैरेलल है तो आप कहोगे कि चूंकि P दिया हुआ है सवाल में कि P जो है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए E भी मिड पॉइंट हुआ। और E किसका मिड पॉइंट होगा, तो E होगा मिड पॉइंट D से F का, यानी कि DF जो है यहाँ पे D से F लेंथ, इस DF का मिड पॉइंट है E। अब E अगर DF का मिड पॉइंट है यानी कि D से E तक की जो लेंथ है वो बराबर है किसके, E से F तक की लेंथ के। वैसे ही अगर मैं दूसरा जो चित्र बना रहा हूँ, देखो नीचे वाला जो मैंने ब्लू से अभी ट्राइंगल बनाया है, कौन सा, मैं वापस बनाता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला ट्राइंगल है AB और E, ABE में भी सेम कंडीशन है, चूंकि Q जो है वो मिड पॉइंट है तो F भी मिड पॉइंट होगा, और E और F जो है वो दोनों मिड पॉइंट बन जाएंगे। मिड पॉइंट बनने का मतलब कि D से E तक का जितना लेंथ है उतना ही E से F तक का लेंथ होगा और उतना ही F से B तक का लेंथ होगा, यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये बराबर है किसके, FB के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर P मिड पॉइंट था तो E भी मिड पॉइंट हो गया, और इधर Q मिड पॉइंट था तो F भी मिड पॉइंट हो गया। और इस तरह से देखो आप कहोगे कि DE जो है, एक्चुअली में अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो, DE जो है वो चूंकि E मिड पॉइंट है तो आप बोलोगे कि ये DF का आधा है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही अगर आप F से B तक के देखते हो तो F से B तक भी किसका आधा हो जाएगा, B से E का आधा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में ये तीनों बराबर हो जाएंगे, कौन कौन से, DE, EF और FB। और तीनों बराबर होने से अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैं बोलूँगा कि अगर ये 2 था अब तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, और हमसे BD पूछ रहा था तो BD 2 2 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 अपना आंसर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर के अंदर ये अगर मिड पॉइंट दे दिया Q तो इसके सामने वाला जहाँ पर ये जाके टच करेगा वो भी मिड पॉइंट ही होगा डायगोनल पे। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए ये लिफ वाले काफ़ी सवाल एक बार चर्चा में चले थे 2017 का मेंस जब हुआ था तो। ठीक है, तो आप लिफ को भी इजीली समझ लो कि लिफ का एरिया हम कैसे लिखते हैं। इसको हिंदी में हम पत्ती बोलते हैं या फिर लिफ भी बोला जाता है इंग्लिश में, क्योंकि ये लिफ के आकार का है। चलो देखो, लिफ का एरिया निकालने के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है, मैं फॉर्मूला पे ही आता हूँ। या देखो अगर आप पाई के फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको, देखो पाई के फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बिना पाई के बनाऊंगा। लेकिन एक बार पाई के फॉर्म में भी कभी कभी ऑप्शन पाई के फॉर्म में रहता है, तो पाई के फॉर्म में जो एरिया होता है लिफ का वो होता है ट्वाइस ऑफ, देखो पाई r²/4। ठीक है, और माइनस में r²/2। ठीक है, तो ये होता है पाई के फॉर्म में। इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करके और छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पाई के फॉर्म में नहीं लिखना है तो ये होता है 4/7 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो आर है एक्चुअली में ये इसके बराबर है, साइड के बराबर है। ठीक है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब स्क्वायर का साइड है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 4/7 r² या फिर साइड ए है तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 तो आपको ये नीचे वाला एक्सप्रेशन प्राप्त होगा 4/7 और r²। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिफ का एरिया होता है 4/7 और साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे इस लिफ का एरिया ही पूछा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4/7 और साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, ये एक साथ से एक साथ कटेगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा अपना आंसर। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे आप लिफ पे आने वाले बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में बना सकते हो। बिल्कुल सेकंडों में आप बना लोगे ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहा तो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिफ की ही सवाल दूसरा दिखा देता हूँ। चलो दूसरे तरीके का जो सवाल है इसको हम बाद में करेंगे। जैसे ये सवाल है तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले लिफ पे ही आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिफ है, इस बार अंदर 4 लिफ बन गया। वैसे ही पहले वाले में हमारे पास अंदर लिफ एक ही था, ऐसे बना हुआ था। ठीक है, देखो अभी 2 लिफ भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे हो। एक बार ऐसे लिफ बन जाएगा, एक बार ऐसे लिफ, या फिर 4 लिफ भी बन सकता है। लेकिन लिफ चाहे जितना बन जाए, एरिया हमेशा वही रहता है 4/7 और ए स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिएगा, लिफ 1 हो, 2 हो या 4 हो, एरिया हमेशा आपका सेम रहता है 4/7 और ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी एरिया हमारा सेम ही रहेगा। कितना रहेगा दोस्त? 4/7 और साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे 10 दिया है, आप देख सकते हैं चित्र में साइड 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, यानी कि ये हो जाएगा 400 और बटे में 7। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि जो लिफ का एरिया होता है वो होता है 4/7 और ए स्क्वायर, चाहे 4 लिफ हो या फिर 1 लिफ हो। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो अगर आप 1 लिफ के लिए पढ़ोगे और 4 लिफ आ गया सवाल में, फिर आप देखते रह जाओगे और सोचोगे कि ये तो सवाल ही टफ हो गया। लेकिन देखो कितना टफ है, आंसर ही वही है एक्चुअली में। 1 लिफ पर भी आंसर यही आता और 4 लिफ है तो भी आंसर वही आएगा। होता क्या है कि वही जो 1 लिफ था वही टूट करके और 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो ये फिर से वापस वही एरिया, वही चित्र आपको दे देगा जैसा कि पहले था। अब देखो मैं ट्रांसफॉर्मिंग पे आपको एक काफ़ी ज़बरदस्त सवाल दिखाता हूँ जो कि लिफ के एरिया पर ही है, और पहले उसी सवाल को कर लेते हैं, फिर बाकी को बाद में करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास जो सवाल है अभी, ये भी लिफ पर ही है, लेकिन देख के आपको कतई नहीं लगेगा कि ये लिफ के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। हालांकि आप बुक में अगर सॉल्यूशन देखोगे सर के या फिर किसी और बुक में अगर ये सवाल है, हालांकि ये 2017 में आया हुआ सवाल है तो काफ़ी सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सवाल देखोगे तो 90% से ज़्यादा जो बुक में इसका सॉल्यूशन होगा वो लिफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और देखो मैं लिफ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा फिगर को ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आंसर बिल्कुल चुटकी बजाते हुए आएगा और काफ़ी जल्दी आएगा और वो भी सही उत्तर आएगा और इतना कम समय में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करने की कोशिश करते तो आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो काम तो बहुत करना पड़ेगा अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो। तो आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो आप सॉल्यूशन आपको पता होगा, या फिर किसी बुक में इस सवाल को देखा होगा तो आपको जरूर से सॉल्यूशन पता होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लिफ को ध्यान में रख के। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ पहले कि यहाँ पे ये चित्र कैसा है आप ज़रा देख लो। ये चित्र कुछ ऐसा बना हुआ है हमारे पास, इस तरीके का है, और यहाँ से ऐसे एक चाप बनाया गया है यानी कि आर्क। ठीक है, और यहाँ से एक डायगोनल खींचा गया है और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको खींचा गया है, और ये एरिया हमसे पूछ रहा है और साथ में ये एरिया भी पूछ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि ये जो एरिया छोटा वाला है इसको यहाँ पे मैं उठा के और शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो शिफ्ट करने से एक बन कैसा जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो मैं नए में इसको बना के दिखाता हूँ अलग फोटो में, आप देखेंगे वहाँ पे। देखो मैं इस डायग्राम से बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, उसको हटा के और यहाँ पे मैं ला के चिपका रहा हूँ इसमें। तो ये कैसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा अपने पास। ये तो डायगोनल ही था और यहाँ पे चाप था एक, तो चाप मैंने बना दिया, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। यस, ये चाप हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसे दिया हुआ था इस तरीके का कुछ। ठीक है, थोड़ा और ढंग का बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ था और हमें ये निकालना था, बहुत ध्यान से आप बात देखिएगा थोड़ा। ये हमें निकालना था ये वाला पार्ट, और साथ में हमें ये भी निकालना था। तो जो अभी लास्ट वाला ब्लू है उसको मैंने हटा के और उसको भी यहाँ मैंने चिपका दिया। देखो मैंने बोला कि वहाँ से उसको हटाओ और यहाँ पे लाके चिपका दो। अगर यहाँ पे लाके आप चिपका देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट अब टोटल निकालना रह गया। अब देखो अगर इसको मैं पूरा लिफ बना दूँ एक, तो कैसा बनेगा ये देखो ज़रा ध्यान से। इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ और इधर से मैंने ऐसे एक लिफ बना दिया। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा एक लिफ बन गया है, लेकिन ये इस लिफ में हमें जो सैडेड पार्ट निकालना है वो केवल लिफ का चौथाई हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि ये 4 अलग अलग हिस्सों में बट गया है लिफ, और हमें 1/4 उसका हिस्सा निकालना है। ये बात तो देख के आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे चौथाई हिस्सा, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा और ये चौथा, और चौथा हिस्से हमें यानी कि 1/4 लीफ का निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरे लीफ को हम बोलते हैं 4/7 और साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर यहाँ पे दिया है 196। 196 अगर एरिया है तो वो साइड का स्क्वायर ही हुआ, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है। तो यहाँ पे मैंने साइड के स्क्वायर के बदले में 196 रख लिया। ये तो पूरे लीफ का एरिया होगा, लेकिन इसका 1/4 निकालना है तो 1/4। अब ये 4 से 4 कट गया और 7 से कट जाएगा 28 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 28, और 28 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ईजिली तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, बशर्ते आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात पता होनी चाहिए कि मैंने किया क्या इसमें।
और ये लिफ के अकॉर्डिंग ही बन गया, वरना बिना लिफ के आप बनाने जाओगे तो आप देख लेना सॉल्यूशन अगर किसी बुक में होगा तो, और ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी का सवाल जो मैंने छोड़ा था उसको कवर करते हैं जल्दी से। देखिए अगला सवाल हमारे पास ये था जो हमने छोड़कर चले गए थे हम। यहाँ पे सवाल है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ABCD जो है वो एक स्क्वायर है और उसकी जो साइड का लेंथ है वो 6 है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये बात समझ गए होंगे कि ये जो है ये एक सेमी सर्कल है जो मैंने कलर कर दिया, और नीचे भी जो कलर कर रहा हूँ वो भी एक सेमी सर्कल है। और दो सेमी सर्कल अगर हम जोड़ दें, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है, अगर इनको जोड़ दें तो एक पूरा सर्कल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और इसके अंदर अगर इन दोनों सर्कल्स को हम जोड़ दें तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, और यही पूरा सर्कल आपको घटाना है। आप चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर इन शेडेड पार्ट्स को, यानी कि जो ब्लैकिश एरिया है यहाँ पे, या जो शेडेड पार्ट है जिसको छायांकित भाग हिंदी में बोलेंगे हम, तो छायांकित भाग का अगर एरिया आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि अगर स्क्वायर में से मैं एक ये सेमी सर्कल घटा दूं ऊपर वाला और एक ऐसे जो सेमी सर्कल है नीचे वाला, तो बात बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे सोच लो कि पूरे स्क्वायर में से हम एक सर्कल ही घटा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो दोनों सेमी सर्कल्स मिलके एक सर्कल ही तो बनेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे घटा लो। देखो पूरा, अगर हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया बात करें तो इसका साइड है 6, तो एरिया कितना हो जाएगा 36 साइड का स्क्वायर, और माइनस में सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। एक मिनट, कितना लिखेंगे दोस्त, 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि आर 6 है तो ये बन जाएगा 36। कितना बन जाएगा 36। अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमें R3 लेना पड़ेगा ना, एक मिनट, क्योंकि ये पूरा 6 है, हमें रेडियस चाहिए तो हम हाफ ही तो लेंगे, 3 लेंगे इसका, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 9। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा 9, ठीक है, और 22×9 198, यानी कि आ जाएगा 36, और माइनस में 198 और बट्टे का 7। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको दे देगा कितना, घटा लो आप, या चलो हम इसको पूरा सॉल्व क्यों करें, इसको हम यूनिट डिजिट से काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो यूनिट डिजिट अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे कि केवल हम 6 से और 7 से और 8 से काम चलाएंगे, यानी कि देखो 7 छक कितना होगा 42, और 42 में से हमें अगर 8 घटाना है तो लास्ट में 2 है, अगर 2 में से आप 8 घटाएंगे तो 2 में से ना घटा के हम 12 में से घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, और ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट 4 है। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 7 से कट नहीं रहा है, इसलिए यूनिट डिजिट लग गया, ठीक है। तो ये तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि 198 जो है वो 7 से कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट आप देख लो, लास्ट में 4 आ रहा है, या फिर आप पूरा इसे सॉल्व भी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि यूनिट डिजिट वाला भी आप तरीका ध्यान रखो, क्योंकि आपको समय बचाना होगा एग्जाम में जाकर, तभी जाके आप बड़े सवालों में उन समय को लगा पाओगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से दोस्त। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको ऐसा कुछ 3 सर्कल्स दिया हुआ है और तीनों के रेडियस का आपको रेशियो बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इन तीनों के रेडियस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वरना निकालने में तीनों जगह निकल तो जाएगा, आप पाइथागोरस लगा के तीनों जगह निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्यों उतना करोगे। देखो जब आपको एग्जाम का ही तैयारी करना है स्पेशली, तो आप लॉन्ग लॉन्ग विधि जान करके क्या करोगे, आप उसका प्रूफ देख करके क्या करोगे, ठीक है। प्रूफ आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी बात है, बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन मेन बात है कि एग्जाम टाइम में आप प्रूफ से बनाने लगोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और अगर बीच में कुछ भूल गए तो प्रूफ होगा भी नहीं। इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मैं तीनों रेडियसों का यानी कि R1 R2 और R3 का फार्मूला आपको बताता हूँ, जिसे आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम R1 की बात करें तो R1 की जो लेंथ होती है R1 की, ये होती है साइड अपॉन में 16, यानी कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका साइड अगर A है तो A/16 होता है। अब अगर बात करते हैं R2 का, जो नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो R2 जो होता है ये होता है 3/8 ऑफ A, या फिर 3A/8। और अगर R3 की बात करते हैं जो साइड में बना हुआ है ये वाला, तो R3 का जो लेंथ होता है ये होता है A/6। कितना होता है दोस्त, A/6। ये तो ये तीनों बात आप जरूर से याद रखिएगा। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, किसका किसका निकालना है हमें, R1 का, तो R1 के बदले मैं लिख दूंगा ये है A/16, R2 कितना है 3A/8 है, और R3 कितना है A/6 है। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 16 है, 8 है और ये है 6, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 48 आ जाएगा। सबको आप 48 से गुना कर दो, तो ये 16×3=48, ये तो सब में कट ही जाएगा। 16×3=48, पहले में 3 आ जाएगा, फिर 8 से 48 कटेगा, 8×6=48 और 6×3=18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो 3 और 18 शुरू में आएगा, और लास्ट में आप देखते हैं तो 6 से 48 कितना बार में कटेगा, तो ये बोलोगे आप 8×6=48, यानी कि लास्ट में 8 आएगा, तो 3, 18 और 8 आएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ आप इस बात को ज़रूर से लिख के याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये सवाल आया
तो आप पाइथागोरस लगाने में फंस जाओगे और टाइम ज़्यादा लगा दोगे। इसीलिए आपको डायरेक्ट ये बात पता होनी चाहिए, लिख के और एग्जाम से पहले इन चीज़ों को रिवाइज करके जाना जरूरी है, ठीक है, खास करके मेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या था अगला सवाल। देखिए अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल अपने आप में, और यहाँ पर अगर रेशियो नहीं पूछा होता तो और जल्दी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता। फिलहाल यहाँ पे आपसे दिए गए चित्र में छायांकित भाग ए ओ बी और सी ओ डी का रेशियो पूछ दिया है, इनके एरिया का रेशियो। अगर ये रेशियो नहीं होता, केवल एरिया होता, तो मैं बहुत जल्दी आपको सॉल्व करके दिखाता, लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछा है तो चलो अलग अलग हम बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आपने किसी से भी पढ़ा होगा, खासकर पवन राव सर से या फिर राजेश नेहरा सर से आपने पढ़ा होगा मदर्स एजुकेशन में, या उनसे ऑनलाइन पढ़ा होगा आपने, तो वो लोग आपको डायरेक्ट पढ़ाए होंगे कि इसका एरिया क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख के और रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन नहीं याद है तो वही बात आप सॉल्व करोगे। फिर दोनों को आप प्रूफ ही समझ लो कि प्रूफ ही करोगे, सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं। सॉल्व करो या प्रूफ करो, बात तो बराबर है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है इसका, तब तो ठीक है। नहीं पता है तो चलो सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे तो पता ही है, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सब देख के या याद करके बता रहे हैं, हमें तो आएगा नहीं ऐसे। तो चलो आपको सॉल्व करके एक बार दिखाता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ए ओ बी की बात कर लेते हैं, ये नीचे वाले की, कि ए ओ बी अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ए ओ बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ए ओ बी कैसे निकाल सकते हैं ए ओ बी। अब बहुत ध्यान से बात को समझना, अगर मैं इसमें ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा, ये एक लाइन, ये एक लाइन, मैंने दो लाइन इसमें ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये बात आप समझिएगा कि ये दो लाइन ड्रॉ करने से एक आपको त्रिभुज बनता दिख रहा है ए ओ बी, जिसको मैं अभी पिंक से ही कलर कर देता हूँ। तो पिंक से जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बनता है कैसा, इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। क्यों बनता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें अलग, ये हमारे पास स्क्वायर है और इसमें ऐसा एक चाप खींचा गया है, एक ऐसा चाप खींचा गया है इस साइड से, ऐसा कुछ है। अब इसमें अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूँ, नीचे तो है ही, नीचे खींचने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर दो लाइन खींचना है। तो आप देखो नीचे ये तो साइड था किसका, स्क्वायर का, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, ये जो लाइन है एक्चुअली में, और ये जो लाइन है और यहाँ मैं जो मिला रहा हूँ, क्या ये एक त्रिज्याखंड नहीं है। त्रिज्याखंड का मतलब ये एक सेक्टर है, ठीक है। या सेक्टर भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको पूरा एक सर्कल बना दो और इसको भी एक पूरा सर्कल बना दो। अब देखो अगर इन दोनों को मैं एक सर्कल बना दिया तो आप बोलेंगे कि ये सेंटर है इसका, और यहाँ से ये क्या हो गया दोस्त, रेडियस हो गया। और वैसे ही इसके सेंटर से ये क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया। और नीचे ये जो ए है ये भी रेडियस के ही बराबर है, यानी कि ये तीनों रेडियस हो जाता है एक्चुअली में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, इनको मिलाने से, एक मिनट, इनको मिलाने से जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए ओ बी का, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से आप बात को समझिएगा थोड़ा। मैं वापस चित्र में थोड़ा और कलाकारी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, ओ को ज्वाइन कर दिया, ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया ए से, और जैसे ही मैंने ए से ओ को ज्वाइन किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेक्टर दिख रहा है आपको, एक त्रिज्याखंड। ये एक पिंक से जो मैंने दिखाया है ये एक त्रिज्याखंड है, ठीक है। लेकिन इसी बात को अगर मैं दूसरी साइड से खींचता तो भी आपको एक त्रिज्याखंड नजर आ जाएगा। कैसे, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप दूसरी साइड से देखो तो चलो आप यहाँ पे ग्रीन से देख लो। अगर मैं दूसरी साइड से यहाँ से खींचता हूँ तो भी आपको एक त्रिज्याखंड यहाँ पर ग्रीन वाला दिखाई देगा। बताओ, एक ग्रीन वाला त्रिज्याखंड अलग है और पिंक वाला त्रिज्याखंड अलग है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, दोनों त्रिज्याखंड बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल, वो है एक 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये जो त्रिभुज बना है हमारे पास पिंक कलर का, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसके अंदर का जो ये कोण है ये सारा 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो अगर हम ए ओ बी की बात करें तो ए ओ बी त्रिभुज नहीं, ए ओ बी ये जो पूरा ब्लैक वाला एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो ए ओ बी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले मैं यहाँ से ये सेक्टर निकालूंगा पूरा। देखो सेक्टर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से सेक्टर जैसा ही मैं बना ही देता हूँ, ये एक सेक्टर हो गया लेट से, यानी कि त्रिज्याखंड हो गया। एक मिनट, यस, ये त्रिज्याखंड हो गया। कौन सा त्रिज्याखंड, ओ है, सॉरी ए है यहाँ पे, ए ओ और बी हो गया। लेकिन ऐसा दो दो त्रिज्याखंड बन रहा है दूसरी तरफ, तो मैं इसको 2 से गुणा कर लूँगा। ऐसा 2 त्रिज्याखंड होगा हमारे पास जिसका एंगल 60 डिग्री का था। 60 डिग्री का एंगल क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज के अंदर का कोण है, तो 60 डिग्री। अब इसमें से होगा क्या कि समबाहु त्रिभुज दोनों में जुड़ जाएगा। मैं एक्चुअली में करने क्या वाला था कि यहाँ पे आप एक बार समझ लो कि ये जो अगर चित्र था ऐसे यहाँ पे और ऐसे बना हुआ था,
ठीक है, तो इसमें अगर हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया लेट से ऐसे, अब एक बार मैं निकालूंगा, देखो ये वाला पूरा एरिया ये, ठीक है। अब ये एरिया अगर मैं लिखता हूँ लेट से, इसको मैंने A1 लिख दिया, तो A1 में क्या है, हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसको मैं E लिख देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। और एक ये छोटा सा हिस्सा है जिसको मैं देखो अभी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन से। एक ये छोटा सा हिस्सा है अपने पास ग्रीन वाला, ठीक है। तो एक तो समबाहु त्रिभुज है A1 में, और साथ में साथ ये ग्रीन वाला पार्ट है जिसको मैं G लिख देता हूँ। अब बात अगर हम करें दूसरे तरफ से, जो दूसरा हमने यहाँ से मिलाया हुआ था, अब देखो दूसरा इसमें जो अपने पास सेक्टर प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, देखो मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। दूसरा सेक्टर हमारे पास ये है, ये वाला जो है ये भी एक दूसरा सेक्टर है। बहुत ध्यान से बात आप देखिए, मैं ड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ ये कैसे सेक्टर बन रहा है। यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन है, और इसको अगर आप ऐसे मिलाते हो तो ये भी एक सेक्टर बन रहा है 60 डिग्री का है, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज के अंदर का कोण है, ठीक है। तो ये भी एक सेक्टर है, इसका नाम अगर मैं A2 दे दूं तो आप देखेंगे कि A2 में क्या है, A2 में ही वो समबाहु त्रिभुज आ जा रहा है। यहाँ पर A2 के अंदर भी वो समबाहु त्रिभुज आ रहा है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वैसा ही ग्रीन के बराबर ही एक पार्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है दोस्त, ग्रीन के बराबर ही एक पार्ट आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से अगर मैं दोनों को जोड़ लूँ, एक्चुअली में हमें जो बताना है वो A और B को बताना है, तो बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अगर मैं A1 और प्लस में A2 करता हूँ, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो आपको पता है कि, अब किस कलर से बताऊँ आपको, देखो अब पीला से बताता हूँ। देखो हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, एक बार ये ब्लैक वाला तो पूरा एरिया निकालना है। देखो जो मैं पीला से पीला बना रहा हूँ, देखो ब्लैक वाला जो था जिसको मैं अभी पीला कलर से दिखा रहा हूँ, ये तो पूरा हमें ज्ञात करना ही है। और साथ में हमें ये ग्रीन वाला भी पार्ट चाहिए। तो अगर पीला वाला पूरा पूरा पार्ट चाहिए तो पीला वाला तो A2 था, तो A2 में बस आपको करना क्या है, एक कि A2 में एक एक्स्ट्रा आपको ग्रीन वाला पार्ट जोड़ना है। A2 में हमें पता है कि A2 किसके बराबर है, E और प्लस G के बराबर है, जिसमें E का मतलब था समबाहु त्रिभुज और G का मतलब ये छोटा वाला ग्रीन वाला पार्ट था। लेकिन यही ग्रीन वाला एक ऐसा ही पार्ट आपको प्राप्त हो रहा है पीले वाले में भी, तो दूसरा ग्रीन जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसमें, अब बहुत ध्यान से बात समझना, अगर मैं क्या करूँ कि A1 और A2 को जोड़ दूँ, ठीक है, तो ग्रीन हमें दो बार चाहिए, एक इधर ग्रीन है और एक इधर भी ऐसा ही ग्रीन मिलेगा, तो हमें दो बार ग्रीन चाहिए। देखो हम इस पूरे एरिया की बात करें, अब यहाँ पे आप जरा आके देखो, इस चित्र में जो सवाल में चित्र दिया हुआ है उस चित्र में आओ। अब इसमें तो बहुत मैंने इधर उधर लिख दिया, सवाल वाले चित्र में आप देखोगे कि हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है एक बार ये पूरा एरिया जो मैं अभी रेड से कलर कर रहा हूँ, और साथ में एक छोटा एरिया, ठीक है। लेकिन ये छोटा एरिया जो है ये इस रेड वाले में भी राइट साइड में छोटा एरिया वैसा बन रहा है, और एक बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं ये जो सेक्टर है ऐसा दो सेक्टर जोड़ दूं तो आप बोलेंगे कि दो बार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़ जाएगा। देखो अब मैं सबको काट के आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चित्र एक बार बना ही लेता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर, वही वाला सेक्टर जिसका नाम था A O यहाँ पे और इधर B, और ये 60 डिग्री का 2 सेक्टर ऐसा मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 सेक्टर क्यों, क्योंकि एक तो A से जो सेक्टर बना है खींचने पर, एक B के साथ जो सेक्टर बना है पॉइंट B से खींचने पर, और इसमें से हमें घटाना पड़ेगा ट्राइएंगल एक, वही समबाहु त्रिभुज जिसका साइड ए होगा। अब ये ट्राइएंगल क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्राइएंगल है देखो, जो इसको मैंने अभी कवर कर दिया रेड कलर से, ये दोनों सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। ये जो छोटा वाला एरिया बच रहा है ये दोनों सेक्टर में नहीं है, ये अपना पार्टिकुलर सेक्टर में, ये अलग अलग है दोनों सेक्टर में। लेकिन ये जो बीच का त्रिभुज है ये दोनों सेक्टर में है, दोनों ही त्रिज्याखंडों में है। तो अगर मैं दोनों त्रिज्याखंडों को जोड़ता हूँ तो ये त्रिभुज दोनों में जुड़ जा रहा है, यानी कि एक बार हमें इस त्रिभुज को घटाना पड़ेगा तब जाके सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको घटा लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और इनटू में हम सेक्टर की बात करें तो 60 डिग्री है, तो आपको पता है थीटा बटा 360 होता है, तो 60 बटा 360 होगा, तो 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट पाई का मान भी रख सकते हैं, चलो पाई का मान ही रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई है। तो यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर, यानी कि आर है 2√3, यहाँ पे जो साइड है यही तो आर बनेगा, आर 2√3 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 तियाँ, ये 12 बन जाएगा। यहाँ से आप बोलोगे कि 6 दूना ये 12 बन गया, यानी कि ये तो बन गया 4 पाई, और माइनस में ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है √3/4, और साइड का स्क्वायर, तो साइड 2√3 का स्क्वायर हमारे पास 12 आया था, तो ये 4 तियाँ 12, यानी कि ये आ गया 4 पाई और माइनस में 3√3। ये किसका आंसर आया, केवल नीचे वाले का, ठीक है। तो ये समझाने में आपको इतना टाइम लगा नहीं, तो मुझे तो पता था कि शुरू में ही यही काम करना है, तो ये काम करना आपको 2 इंटू में सेक्टर माइनस में एक समबाहु त्रिभुज, ये काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है।
लेकिन कब नहीं लगेगा, जब पहले से आपको इस बात की जानकारी होगी, तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं पता है तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाए और आंसर भी नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है मेरे स्क्रीन पे, इसीलिए मैं सबको हटाऊंगा। बस आप ये ध्यान रखना कि हमने ए ओ बी का जो एरिया है वो एरिया हमने निकाल लिया है 4 पाई और माइनस में 3√3, ठीक है। आप ऊपर वाले की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ये जो डी सी और ओ है, डी सी ओ की बात करेंगे। तो डी सी ओ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पूरे स्क्वायर में से अब मैं क्या क्या घटाऊंगा। अब देखो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। हालांकि ये पापड़ बेलना नहीं कहा जाएगा, इसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। इसको आप प्रैक्टिस अगर रखोगे तो बिल्कुल भी इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट फार्मूला कम से कम आप ये समझ लो कि 80% लोगों को नहीं याद रहता है, यहाँ तक कि मुझे खुद याद नहीं रहता है डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो जब आप बार बार ऐसे प्रूव करके बनाओगे तो आपको ये तरीका भी याद हो जाएगा, और जितने समय में लोग डायरेक्ट फार्मूला वाला बनाएंगे, आप उससे थोड़े से समय ज़्यादा में, कुछ ही सेकंड ज़्यादा में आप इसको प्रूव करके भी बना पाओगे। देखो अभी मैंने इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी बनाया होता तो लगभग उतना ही टाइम लगता, और प्रूफ भी करके बनाया तो उतना ही टाइम लगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम का गैपिंग है, लेकिन आपको प्रूफ करने वाला भी तरीका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला है, फार्मूला काफ़ी लंबा लंबा है, इसीलिए फार्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इसका जो प्रूफ है उसको याद रख सकते हैं कि कैसे हम इसको बेसिक से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो ऊपर वाले को मैं करके दिखाता हूँ। अगर इसकी लेंथ आपसे एरिया पूछी गई है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पूरा स्क्वायर एक बार ले लो। देखो स्क्वायर में से हमें क्या क्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर में से एक तो हमें घटाना पड़ेगा दोस्त, मान लो कि स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा एक तो, इसको अगर मैं घटा लूँ, देखो क्या क्या मैं घटा रहा हूँ, आप ध्यान से बात को समझिएगा। एक तो मैं सेक्टर घटा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा सेक्टर है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ए है, ए बी और ये डी, ठीक है। अब लिखने में थोड़ी परेशानी है तो मैं इधर से लिख देता हूँ। ये ए बी डी आप सवाल में चित्र में देख लो, ए बी डी ये वाला है। मैं एक बार ये सेक्टर घटाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सेक्टर घटाने के बाद हमें वापस क्या घटाना पड़ेगा वो आप समझ लेना। वापस हमें घटाना पड़ेगा ये वाला, तभी तो ये मिलेगा। चलो फिलहाल मैं चित्र में आपको करके इसको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। तो देखो अगर मैं डी ओ सी की बात करूँ तो इसमें हम लिखेंगे पूरा स्क्वायर, और स्क्वायर में से अभी हम घटा रहे हैं एक सेक्टर, जिस सेक्टर का नाम है ये बी है, ए है और ये डी है, ठीक है। अभी इस सेक्टर में से भी हमें क्या घटाना पड़ेगा ये आप ध्यान रखिएगा। सेक्टर में से भी अभी ये सेक्टर और प्लस में और क्या घटाना पड़ेगा, हमें सेक्टर और प्लस में ये वाला घटाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए ये जो वाइट वाला पार्ट है, जिसको मैं रेड से अभी कलर करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड पार्ट है, देखो एक तो हमने सेक्टर घटा लिया ये पूरा, तो ये सेक्टर घटाने के बाद और हमारे पास ये रेड पार्ट रह जाता है, जिसको घटाना पड़ेगा, तभी हमें जो चाहिए वो निकलेगा। तो मैंने एक बार सेक्टर जो है ए बी डी वो तो लिख दिया, फिर इस रेड पार्ट को घटाना पड़ेगा सेक्टर के साथ साथ, सेक्टर प्लस ये रेड पार्ट। तो इस रेड पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, आप बताइए रेड पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। रेड पार्ट को निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये बोलोगे दोस्त कि इस सेक्टर में से ये जो सेक्टर है हमारे पास, अब थोड़ा अलग कलर से आप बात समझिए, ठीक है। ये जो सेक्टर है हमारे पास, ब्लू वाला जो मैंने सेक्टर बनाया, इस सेक्टर में से ये जो ब्लैक वाला पार्ट है या फिर ब्लू वाला नीचे वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, इसे घटाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर रेड वाला पार्ट आपका बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पूरा ये सेक्टर तो ऐसा हो ही गया, और सेम तरह का सेक्टर है, क्योंकि देखो अब ये सेक्टर भी सेम ही है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ इस सेक्टर को भी नाम के साथ। तो ये सेक्टर है हमारा कौन सा, बी, ए और यहाँ पे सी, और इसमें से आपको घटाना क्या था, घटाना था ये ब्लैक वाला एरिया जो कि कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये आपको घटाना है एक्चुअली में। तो बहुत ध्यान से आप बात को समझ लीजिएगा, और ये आप इसको चित्र में वापस समझिए कि आप समझ पाए कि नहीं चित्र देख करके। चित्र में जो हमें निकालना है डी सी ओ, डी सी ओ के लिए मैंने तो एक बार ये पूरा सेक्टर घटा दिया। आप जिसका जिसका नाम लिखा है ध्यान से देखिए, डी ए बी को घटा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस रेड पार्ट को हटाने के लिए पहले रेड पार्ट को निकाला, क्योंकि रेड पार्ट को भी साथ में घटाना है। तो रेड पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इस सेक्टर में से ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको घटा देंगे तो रेड पार्ट निकल जाएगा। चलिए अब इसमें सबका मान जल्दी से भर लेते हैं। तो अगर मान भर, अब देखो ये सब अगर आपको पहले से पता है तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेहनत काफ़ी हो रहा है दोस्त, काफ़ी गर्मी है इस टाइम पे, और इतनी गर्मी होते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइम से वीडियो मिलता रहेगा, और आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, जिसका एरिया था हमारे पास
2√3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो कि 12 आया था, शुरू में ही हमने निकाला था। और माइनस में ये सेक्टर जो है, दोनों सेक्टर एक जैसा है, तो हम ट्वाइस ऑफ सेक्टर का एरिया लिख देंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्योंकि ए के पास जो कोण बनेगा वो टोटल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे ए पर या बी पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। तो 9 चौके 36 होगा, थीटा बटा 360 लिखते हैं। तो ये या क्वार्टर, सर्कल का ये क्वार्टर है, चौथाई हिस्सा है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। तो पाई बाई 4 और आर स्क्वायर का मतलब तो 12 आया था। ठीक है, और माइनस में हमें ये वाला हिस्सा घटाना है। ठीक है, देखो इन दोनों को तो हमने एक में ही जोड़ दिया, दोनों सेक्टर को एक साथ जोड़ दिया, तो 2 इंटू हम लिख दिए, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दिया मैंने। देखो 2 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का मतलब है 2√3, यहाँ पर साइड के बराबर है, तो उसका स्क्वायर 12 हो गया। और बाई 4, यहाँ पर 4 क्यों, क्योंकि ये एक क्वार्टर है, यानी कि पूरे सर्कल का चौथाई हिस्सा है। अब माइनस में हमें करना है ये ब्लू वाला एरिया, तो ब्लू वाला एरिया हमने शुरू में अभी निकालना था, अगर आपको ध्यान हो तो। कितना आया था दोस्त, वो आया था 4 पाई और माइनस में 3√3। मैंने बोला था कि आप उसको ध्यान रखिएगा, इतना आया हुआ था। अब देखो ये कितना आ गया, 12, और माइनस में यहाँ से आप 4 से इसको कटाओगे, 4 तियाँ 12, तो ये 3 दूना 6 पाई, और में से ये 4 पाई जाएगा, तो 6 पाई में से 4 पाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस का 3√3। अब यहाँ आप जैसे ही माइनस से गुना करा दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 2 पाई, और फिर माइनस का, 1 मिनट यार, साफ सुथरा लिखना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, 2 पाई और माइनस में 3√3। इतना आ गया हमारे पास एरिया ऊपर वाले का, और यही रेशियो हमें बताना था ए ओ बी, और बटे में हमें बताना था सी ओ डी। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो उल्टा ऑप्शन हो गया है, क्योंकि सी ओ डी ऊपर है हर एक ऑप्शन में। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमने सी ओ डी का एरिया निकाला है, तो ये आया है 12 माइनस में 2 पाई और माइनस में 3√3। तो ये किस ऑप्शन में है आप देखिए, 12 और माइनस में 2 पाई माइनस में 3√3, ये आपके कई सारे ऑप्शंस में है। लेकिन नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए था इसका एरिया, जो कि आया था हमारे पास 4 पाई और माइनस में 3√3। तो ऐसा जो ऑप्शन है आप मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है हमारे पास ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए सही है, और काफ़ी ऐसे देखने में आपको काफ़ी लेंदी सवाल भी लगा होगा, लेकिन दोस्त अगर आपको ये चीज़ याद है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, और जब ये याद हो जाएगा तब आप बना के देखो ये कितना लेंदी हो रहा है आपके लिए। हालांकि इस सवाल में पूछी कुछ ऐसा दिया है, रेशियो पूछा है, तो दोनों बात हमें एक साथ निकालना पड़ गया, इसीलिए सवाल लंबा हो गया। नहीं तो जनरली आपको सवाल आता है तो कोई एक ही एरिया निकालने को बोलेगा, या तो DOC पूछेगा आपसे या AOB पूछेगा। ठीक है, लेकिन इसमें रेशियो पूछा है तो ये लंबा सवाल हो गया। ठीक है, और वैसे भी आप पढ़े होंगे सर के पास, तो आपको पता होगा कि पवन राव सर या फिर जो नेहरा सर हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं और कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन ले जाते हैं वो लोग, तो इसके लिए धन्यवाद सर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है अगला सवाल। देखिए अगला सवाल में आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल ये छोटे छोटे सवाल हैं जो 2017 मेंस में पूछे गए थे। फिलहाल आप चाहें तो इसको पूरा प्रूफ भी मैं हल्का फुल्का आपको दिखा देता हूँ, या डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि ये होता क्या है। देखो आपको यहाँ पर ऐसे केस में ये साइड अगर आपको ए दिया हुआ है, और अगर आपसे ये रेडियस पूछा जाए, छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस पूछा जाए, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस पूछा जाए तो ये होता है यहाँ पे साइड ए और इंटू में √2 - 1 का होल स्क्वायर। कितना होता है, साइड ए और इंटू में √2 - 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे ए पूछा जाए और रेडियस पहले से दिया हुआ है तो ये बनेगा आर और इंटू में √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो +1 और -1 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसमें आप देख लो आर छोटा है और ए जो है वो बड़ा है। ए क्या है, बड़ा है, और आर जो है हमारे पास वो छोटा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये बात कह सकते हैं दोस्त कि आर जो आएगा वो छोटा होने के कारण उसमें हम माइनस लिखेंगे, और ए जो है वो बड़ा है इसीलिए हम उसमें प्लस लिखेंगे। बस इससे आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। अब रह गया बात कि अगर इस फॉर्मूले को आपको सिद्ध करना है कि ये कैसे आया, तो आप क्या करोगे। उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से चित्र में समझ लो। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐसे, और जैसे ही आप स्क्वायर बनाओगे, ये पूरा बना दिया हमने, इसको पूरा यहाँ से ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली में ये सीधा आएगा, चित्र ही कुछ सीधा नहीं बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये भी अब रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ जो ये चूंकि ए है तो ये वाला भी कितना हो गया ए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि BD कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि BD बराबर आप लिखोगे कि BD जो है वो अगर हम चित्र से देख कर लिखें तो ये एक अंदर वाला डायगोनल है। आप ध्यान से देखिए, जो मैंने एरो मार्क बाहर खींचा हुआ है ये डायगोनल है स्क्वायर का। तो डायगोनल किस स्क्वायर का डायगोनल है, जिसके साइड आर आर हैं। ठीक है, अगर साइड स्मॉल आर है उसका और डायगोनल निकालना है तो ये r√2 बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम पूरे BD की बात करें तो BD में देखो ये डायगोनल लिखना पड़ेगा r√2, इसके बाद हमें ये r लिखना पड़ेगा प्लस का,
और फिर प्लस का ये ए लिखना पड़ेगा, तो इतना डायगोनल बनेगा। और बी डी के बदले में हम और क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये पूरे स्क्वायर का भी डायगोनल है बी डी, तो ये साइड इंटू में √2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है वर्ग का, वो होता है भुजा इंटू में √2। तो भुजा यहाँ पर ए है तो ए √2 आप यहाँ पे रख लोगे, और इंटू में ये आ जाएगा आर √2 और प्लस में आर प्लस ए। यहाँ से अगर आप बात फाइंड करोगे तो आर की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू बतानी है। अब सवाल तो हमने हटा दिया है, तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ए की वैल्यू बतानी है। तो चलो, अगर ए की वैल्यू बतानी है तो यहाँ से आप ए की वैल्यू जब निकालोगे, तो मैंने जो बताया था कि ए बड़ा होता है, तो ये आएगा अपना कितना, ये आ जाएगा हमारे पास आर और इंटू में √2 + 1 का होल स्क्वायर। अगर आर की बात होता तो ये माइनस में आ जाता है यहाँ से। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू अगर हम निकालें, देखो ये तो आप समझ गए आपकी कैसे लाना है। अब सवाल एक बार पढ़ लेते हैं कि ए ही निकालना था, ये कुछ और था। तो देखिए सवाल में आपको रेडियस दिया हुआ है छोटे वाले का, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आपको 3 - 2 √2 सेंटीमीटर, और आपको बड़ा जो वर्ग है उसका विकर्ण बताना है। ए बी सी डी की विकर्ण की लंबाई बतानी है। अच्छा, यानी कि बी डी की लेंथ बतानी है। तो चलो हम अगर साइड निकाल लेंगे तो विकर्ण तो साइड इंटू में √2 होता है। तो अगर हम साइड की बात करें ए को, तो मैंने बोला था ये कितना होता है दोस्त, √2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में आर होता है। तो ये √2 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू में आर की अगर हम बात करें तो आर है √3 माइनस में। अच्छा देखो, इसको अगर आप तोड़ते हो होल स्क्वायर, ये चूंकि वो तोड़ कर दिया हुआ है तो आप तोड़ ही लो। अगर इसका होल स्क्वायर आप तोड़ते हो तो ये आपको डायरेक्ट देगा कितना, 2 और 1 3, और प्लस में 2 √2 देगा इतना। ये होल स्क्वायर अगर आप तोड़ देते हो तो ये इतना बनेगा, और आर का मान हमारे पास है 3 माइनस में 2 √2। तो यहाँ से ए की बात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये a + b इंटू ए माइनस बी है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर 8। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो हमसे पूछा है विकर्ण, यानी कि √2 और इंटू में ए, तो ये √2 और इंटू में 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, √2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए कि आप प्रूफ करके कैसे कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात जरूर से याद रखनी है दोस्त कि बार बार आपको प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, जो छोटे फॉर्मूले हैं जिन्हें याद किया जा सकता है उन्हें जरूर से याद कीजिए, और अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर के लेवल का नंबर लाना है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को नहीं याद रखोगे तो आप पास नहीं होगे या जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन आपको काफ़ी कठिनाई होगी और काफ़ी कम नंबर आएंगे। टॉपर के जैसा रैंक लाना है तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने ए के लिए भी फॉर्मूला बता दिया कि प्लस होगा बीच में, अगर आर पूछता तो वही प्लस क्या बन जाता, माइनस बन जाता। आप इसी इक्वेशन से, जो मैंने इक्वेशन पीछे लिखा था उसी इक्वेशन से ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आते हैं जल्दी से अगले सवाल पर, और अगले सवाल में देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल कुछ ऐसा है, अपने पास ऑप्शन भी नीचे है, लेकिन ऑप्शन को अभी हम, चलो ऑप्शन भी ले लेते हैं साथ में। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया हमें बताना है, छायांकित भाग यहाँ पे जो है इसका एरिया बताना है, और ये जो साइडेड पार्ट है ये एक्चुअली में एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हमें साइड निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम साइड निकाल लें तो उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, डायरेक्ट साइड का स्क्वायर तो होता है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो साइड कैसे निकालेंगे, देखो पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि साइड को 2x मान लिया गया है। ठीक है, x भी आप मान सकते हैं, लेकिन 2x में थोड़ी आपको आसानी होगी। क्या आसानी होगी अभी पता चल जाएगा आपको। देखो मैंने स्क्वायर के साइड को 2x मान लिया, और आपको दिया हुआ है क्या है, बड़ा जो स्क्वायर है ABCD, इसका साइड दिया हुआ है 10। ये जो पिंक कलर वाला लाइन है इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो अगर ये 10 है और हमने साइड जो है ये छोटा वाला 2x मान लिया, तो आप बोलोगे कि जो BH बच रहा है, BH सवाल में, या फिर BH के जैसा ही बच रहा है हमारे पास AG, ये दोनों कितना हो जाएगा, 10 में से आपको घटाना पड़ेगा। पूरा 10 था, 10 में से हम इस 2x को घटा दें तो ये इन दोनों का सम बचेगा, इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का अगर मान निकालना है तो हमें आधा भी करना पड़ेगा। और यहाँ आधा करना था इसीलिए हमने इसको 2x लिया, ताकि आधा करने पर ये 2 कॉमन होकर कट जाए। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन होकर कट जाएगा तो ये बचेगा 5 माइनस में x। ठीक है, तो कितना अपने पास आ गया, देखो AG का लेंथ आ गया 5 माइनस में x, या फिर BH का भी आप बोल सकते हो 5 माइनस में x। अब देखो इस त्रिभुज में, जो मैं त्रिभुज अभी पिंक कलर से बनाया हुआ हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये स्क्वायर था। तो अब इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे, पहले AE की अगर बात करते हैं तो AE भी 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, किसका रेडियस है, यहाँ से ये जो सेक्टर है देख रहे हैं आप, इस सेक्टर का रेडियस है। इस सेक्टर का रेडियस होने के कारण अगर AB 10 है तो A से E तक भी कितना होगा दोस्त, 10 ही होगा। अब इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, AE और H में, मैंने नाम बोल दिया, लिखने के लिए जगह थोड़ा कम है इसीलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। AEH में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप बोलेंगे जी कि 10 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2x के स्क्वायर के, और प्लस में
हमें नीचे लिखना पड़ेगा ए एच का स्क्वायर। ठीक है, एक बार चलो पाइथागोरस लिख ही देते हैं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ए ई का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि ई से एच का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए से एच का स्क्वायर। तो आप बोलोगे ए ई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, ई एच का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर बन जाएगा, और ए एच का रह गया बात। तो ए एच आप कैसे लिख सकते हैं, ए एच जो है ये होगा, देखो ए से जी तक, ए से जी तक हमारा कितना आया था, ए से जी तक आया था 5 माइनस में x, और प्लस में ए एच निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ए से जी तक और फिर जी से एच तक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जी से एच तक तो छोटे स्क्वायर का साइड है जो हमने 2x लिया है, तो प्लस में 2x हो गया, और ए से जी तक हमने निकाला ही था, इसका स्क्वायर है यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये आ गया 100 अपने पास, और बराबर में आ गया 4x और उसमें का 2 दूना 4x, 4x ही होगा। तो ऐसे में तो 4 4 और 8x बनेगा शायद। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं अपने पास क्या आता है, 8x बन जाए या जो भी बन जाए। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया दोस्त, ये अपने पास आ गया ये 100, और ये हो गया 4x का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो ये घटा के एक्चुअली में कितना बन जाएगा, माइनस का x, तो ये प्लस का x, तो 5 प्लस x का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर और प्लस 5 दूना 10x, इतना बनेगा ये अपने पास। ठीक है, अब इसको फर्दर आप लिखते हैं, अगर इस साइड लाके या सबको एक साइड अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 4x का स्क्वायर और एक 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस का 10x, और अगर आप 100 को भी उधर ले जाते हैं तो माइनस का 75 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से आप चाहें तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको देगा x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15 पचे 75, 15 बराबर में 0। अब देखो 15 को हम 3 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 पचे 15 और 3 5 का यहाँ पे अंतर भी कितना है हमारे पास 2 है, तो आंसर हमारा 3 या 5 आएगा, लेकिन 5 बड़ा है तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्त, 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर x की वैल्यू 3 आएगी, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आ गई तो हमें इस साइड इसका एरिया बताना था स्क्वायर का, तो अगर x है 3 तो इसका साइड हमने 2x लिया था यानी कि 2x हो गया 6, तो अगर एरिया बताना है तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल भी देखकर आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए दोस्त। ठीक है, इसमें कितना स्टेप है आप बताओ, आप सीजीएल मेंस अगर देने जाओगे तो इतना काम नहीं कर सकते हो। इस बार सीपीओ का पेपर ले लो, आप देखो सीपीओ का जो दिसंबर में 2019 दिसंबर में पेपर हुआ है, कितना ज़बरदस्त पेपर था, ऑप्शन से करने लायक सवाल ही काफ़ी कम पूछे हुए थे उसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप इस पर प्रैक्टिस बनाइए, अगर प्रैक्टिस बना लोगे तो इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आपको सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं और एक दो सवाल बचा है। देखिए भाई, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका एरिया बता दो। देखो तो ये भी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे अगर हो तो आपको, मैंने देखो ये सारे बात आपको याद होने चाहिए कि अगर ऐसा है तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, रेड वाले पार्ट का, सॉरी वो पिंक है। फिर इस ब्लू वाले का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हालांकि ब्लू वाला दोनों साइड का इक्वल होता है, और एक जो खाली एरिया बच गया इसका एरिया कितना होता है। तो इतना बात आपको ये चारों का, तीनों का सॉरी, पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ऊपर देखो इस नीचे वाले का एरिया मैंने निकाल दिया था जिसमें रेशियो लिखना था। ठीक है, सवाल कुछ नंबर सवाल होगा, आप देख लीजिएगा कितना नंबर सवाल था। ठीक है, नीचे वाला का और ऊपर वाला का जिसमें डीओसी और एओबी का एरिया का रेशियो बताना था उसमें मैंने निकाल दिया था, जो सबसे लंबा सवाल है हमारी वीडियो का, इस वीडियो का उसमें। ठीक है, इस नीचे वाले का एरिया भी मैंने निकाल दिया था, ऊपर वाले का भी। अब रह गया इस साइड वाले का, तो साइड वाले का एरिया आप डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, या फिर निकाल के ही मैं दिखा देता हूँ, चलो पहला ही वीडियो है, अगर आप बोलोगे कि सब बताते नहीं हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ऐसे कंडीशन आ जाए इसका निकालने के लिए, जैसे ये है और ये है, इसका निकालना है हमें एरिया, तो हम कैसे कह सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ मिला दूँ, अब थोड़ा बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा एक्चुअली में हमें। आप देखो मैंने एक बड़ा सा यहाँ पे सर बना दिया स्क्वायर, इस पूरे बड़े स्क्वायर में हमने यहाँ से वैसे चाप डाल दिया, एक यहाँ से भी डाल दिया, और हमें इसका एरिया लिखना है। अगर इसका एरिया लिखना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो आप पहले तो हम वैसे ही एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, और हमें ये जो एरिया निकालना है। अगर देखो ये सेक्टर जो है ये कितने कोण का, कितना कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे कि ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है नीचे वाला, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बना है। जो ब्लू वाला त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें का कोण 60 डिग्री का हो गया, और पूरे स्क्वायर में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का हो गया, तो ऊपर का कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का हमारे पास जो सेक्टर है उसमें से ये ब्लू वाला पार्ट घटा दें तो हमारे पास ये एरिया निकल जाएगा जो हमें निकालना है। 30 डिग्री के सेक्टर में से, यानी कि 30 डिग्री के त्रिज्या खंड में से ये जो ब्लू वाला भाग है वो हम घटा दें तो हमें ये पिंक वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है,
अब इस सवाल को तो मैं बाद में करूँगा, पहले आप यहाँ पे समझ लो कि पिंक वाले एरिया हम निकालेंगे कैसे। अब तो अगर पिंक वाला एरिया आपको लिखना है तो आप बोलोगे कि पिंक वाला एरिया के लिए पहले तो हमें 30 डिग्री का एक लेना पड़ेगा यहाँ पे सेक्टर, जो कि ऐसा है दिखने में। तो देखो मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ, इस बात को कि यहाँ पे एक सेक्टर है। चलो सेक्टर को मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ। ये सेक्टर हो गया हमारे पास कितने डिग्री का दोस्त, 30 डिग्री का। ठीक है, अब उसमें से हमें घटाना है ये एक छोटा सा पार्ट जो कि ऐसा है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये छोटा सा मुझे ब्लू वाला पार्ट घटाना है। इसमें भी आप देख सकते हैं ब्लू से ही हमने बनाया है। अब इस ब्लू वाले पार्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बात मैंने पिछले में भी बनाया था, पिछले वीडियो में। तो देखो पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में पिछले सवाल में जो अभी मैंने जिस सवाल की जिक्र किया था उस सवाल में मैंने बताया था। तो आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं नीचे लिखता हूँ, ऊपर अटेगा नहीं एक्चुअली में ये। तो आप इस 30 डिग्री वाले को तो ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 30 डिग्री वाले का वैल्यू हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये 30 डिग्री वाले का हो गया। ठीक है, अब माइनस में हम इसको लिखना चाहते हैं कि ये जो छोटा वाला एरिया है ये कैसे लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जो 60 डिग्री का सेक्टर है दोस्त, 60 डिग्री का। अब पूरा ब्लू वाला, आप पूरा ब्लू नहीं, आप ऐसे देख लो, ये जो ग्रीन वाला सेक्टर मैं बना रहा हूँ पूरा, देखो पूरा ग्रीन वाला जो सेक्टर है ये 60 डिग्री का सेक्टर है, यानी कि 60 डिग्री का त्रिज्याखंड है। तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री के त्रिज्याखंड में से, ठीक है, ये 60 डिग्री का त्रिज्याखंड हो गया, इसमें से अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज घटा दूं तो हमारे पास वो ब्लू वाला एरिया छोटा सा बच जाएगा। आप इस बात को इस चित्र में भी देख सकते हैं। आप देखिए ध्यान से इस पूरे चित्र में कि अगर हमें ये ब्लैक वाला एरिया चाहिए, अंदर वाला ब्लैक वाला ये, तो ब्लैक वाला एरिया लिखने के लिए हमें पूरे ब्लू वाला जो सेक्टर था जो मैंने बनाया था 60 डिग्री का, उसमें से हमें ये समबाहु त्रिभुज घटाना पड़ेगा जो कि ब्लू से बना हुआ है, तब जाके आपको ये छोटा वाला एरिया मिलेगा जिससे हमें पूरे सेक्टर में से घटाना था। इस बात को देखो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, आपको जरूर से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप पहले से ही सोच लिए कि नहीं आएगा तब तो फिर बात ही हटा दो दोस्त। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि ये बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को देखनी पड़ेगी, खुद से बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आप इजली बातों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्त कि अब इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो क्या क्या करना है हमें, एक सेक्टर है 30 डिग्री का, फिर उस पर से एक 60 डिग्री का सेक्टर है और एक समबाहु त्रिभुज है, इनको घटाना है। ठीक है, तो अभी मैं लिख के घटाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब जो चीज़ मिटाने लायक है उसको मिटाता हूँ मैं, ये ऊपर वाला जैसे, इनकी ज़रूरत नहीं है अब। तो चलो जितना जगह है उतना में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो हमें जो एरिया बताना था फिलहाल, इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको पिंक वाले का एरिया, तो पिंक वाले का जो एरिया हुआ वो क्या हुआ, ये सेक्टर 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 30/360, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मतलब 30/360 यानी कि ये 1/12 हो गया। तो पाई/12 और साइड का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या तो ए है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या घटाना है, तो आप बोलेंगे हमें घटाना है ये 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री का छाछा मतलब 60/360, तो ये 6 बार में कटेगा, यानी कि ये आ गया पाई ए स्क्वायर और बाई में 6। और फिर ये भी एक चीज़ घटाना है, तो ये तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस से गुना होकर प्लस, यानी कि प्लस में एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस पूरे बात को अब मैं अलग लिखूंगा। अगर देखो इसका एलसीएम लेके अगर आप घटा भी लेते हो तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली में बन जाएगा आपका एक समबाहु त्रिभुज और प्लस का पाई ए स्क्वायर बाई 12, ये इतना बनेगा ओवरऑल। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, इन दोनों का एलसीएम लेकर के और घटा देते हो, तो ये पाई ए स्क्वायर बाई 12 ही आएगा और साथ में एक समबाहु त्रिभुज हमें जोड़ना था। तो कुल मिला के इतना नहीं, ये माइनस में आ जाएगा ना, 6 है तो ये माइनस में आएगा, एक समबाहु त्रिभुज और माइनस में पाई ए स्क्वायर बाई 12 आएगा। तो अब मैं सबको हटा रहा हूँ और डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कंडीशन आया दोस्त कि ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है और इसका एरिया लिखना है इस ब्लैक वाले पार्ट का, तो इस ब्लैक वाले पार्ट का आप एरिया कैसे लिखोगे, एक समबाहु त्रिभुज इसी साइड का, जिस साइड का ये स्क्वायर है, और माइनस में पाई ए स्क्वायर बाई 12, बस इतना सा बात है इसका एरिया लिखने के लिए। तो ये पूरी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब इस सवाल को मैं करके दिखा देता हूँ। देखो इस सवाल में मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इस सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट पता है आपको। तो देखो इसी सवाल, देखो यहाँ पे 8 है, आप ध्यान रख लो, स्क्वायर की साइड 8 है। अब मैं चित्र को ज़रा बड़ा करता हूँ। देखो अगर मैं चित्र को बड़ा कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब है क्या हमारे पास कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर देखो, जब कोने वाला बात है तो कोने में हमेशा स्क्वायर बनाना रहता है, ये ध्यान रख लेना। कोने की जब भी बात है तो कोने में स्क्वायर बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो स्क्वायर बना लेता हूँ। एम से इसको मिला दिया मैंने और एफ को मिला दिया। अब ऐसे में ये एक स्क्वायर बन गया, और चूंकि पूरी साइड बड़े स्क्वायर का साइड 8 था तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास, ये 4 4 का स्क्वायर बन गया। अब देखो इसमें जो ब्लैक वाला स्क्वायर, ब्लैक वाला पार्ट निकालना है, क्या ये वही पार्ट नहीं है जो हमने अभी पढ़ा कि वो क्या होता है। देखो अगर मैं इस स्क्वायर को एफ सी और एम एन को अलग बना दूं तो आप बोलेंगे ये ऐसा स्क्वायर है, एक यहाँ पे एफ है, सी है और एम है और एन है, इसके अंदर ऐसा एक चाप है, एक ऐसा चाप है, और ये एरिया ब्लैक किया हुआ है हमारे लिए, ये एरिया ब्लैक है निकालने के लिए। तो क्या अभी मैंने ये बताया नहीं आपको? तो देखो ये चित्र देखने में बड़ा है, लेकिन जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वही चित्र है जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। और इसका एरिया मैं डायरेक्ट कैसे बोला था कि समबाहु त्रिभुज और माइनस में पाई ए स्क्वायर बाई 12। अब बस डायरेक्ट इसमें आप मान रखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे 2 4 है। आपको अगर आपने मेरा ये ज्योमेट्री वाला वीडियो देखा होगा CGL मेंस वाला, तो उसमें मैंने बताया है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया हम कैसे लिखते हैं। अगर साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है, साइड यहाँ पे 4 है, डबल है तो एरिया भी उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4√3 एरिया आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त कि ये हो गया 4√3। इस बात को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। बात आप समझ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को कि ये कितना आ गया। देखो अगर आप लिखते भी हो तो √3/4 और इंटू में आप साइड स्क्वायर लिखोगे, 4 इंटू में 4 और 4 4 कटेगा, 4√3 ही आएगा। या फिर डायरेक्ट मैं जैसे बोल रहा था वैसे भी ये उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4√3 आ गया, किसका स्क्वायर, इस त्रिभुज का स्क्वायर। और माइनस में हमें पाई स्क्वायर बाई 12 करना है, तो पाई का जगह पर तो पाई ही रहेगा, लेकिन ए की जगह पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 4। तो 4 का स्क्वायर 16 पाई और बटे में 12। अब ये बन गया 12 चौक 48 √3 और माइनस में 16 पाई और बटे में 12। बस ये अपना आंसर हो गया। देखो कितना जल्दी बन गया, 48 पाई 48 √3 और माइनस में 16 पाई और बाई 12, ये अपना आंसर है। तो ये पहले ऑप्शन में शायद है, आप देख लेना पहले ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो दोस्त, सवाल तो काफ़ी इजी ही था, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए जो मैंने सिखाया। अगर ये बात पता है तो आपको कभी भी ये सवाल परेशान नहीं करेगा और आप इजीली इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। वैसे तो मैंने और भी क्वेश्चन लिए हुए थे, 20 क्वेश्चन करने का टारगेट था, लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण मैं कम ही क्वेश्चन कर पाया। तो आप मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए जितना मैंने इसमें किया, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया जिसके कारण वीडियो लंबी हो गई। अगर मैं काफ़ी शॉर्ट में चलूँ और इन सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं करूँ, केवल फॉर्मूले से सॉल्व करते चलूँ, तो ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और 20 सवाल को करने में मुश्किल से 20 से 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 40 मिनट लगेगा। 2-2 मिनट हम एक सवाल पे लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 गुना 4 गुना समय लग गया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।